अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए तो बाबू। अब चलिए, अभी तक हम लोगों ने दो बातें कर ली हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हुए हम लोगों को सबसे पहले जो चीज कैलकुलेट करनी है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसका हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे। इसमें जो हम लोगों को कॉमनली यूज्ड एडजस्टमेंट जो आपको बोर्ड में पूछ सकता है वो कितनी चीजों का एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट है आपके पास में प्रपोज डिविडेंड का, जो कि प्रपोज डिविडेंड आपसे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का पूछ सकता है। दूसरा आपके पास में इंटरिम डिविडेंड का है। प्रपोज्ड और इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट करते टाइम में ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर इक्विटी के डिविडेंड की बात हो रही है और प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस के डिविडेंड का आपके पास में हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात किस चीज की हुई थी? सेकंड बात आपके पास में इंटरिम डिविडेंड की हुई थी। थर्ड बात किस चीज की हुई हमारे पास में? थर्ड बात हमारे पास में ट्रांसफर टू रिजर्व की भी कर लेते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स से पहले ट्रांसफर टू रिजर्व की हमने बात करी। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया या डीआरआर में ट्रांसफर किया या कोई और रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया। उसके बाद हमने किस चीज की बात करी थी? उसके बाद में सीधा बैठिए। ठीक है, उसके बाद हमने किस चीज की बात करी थी? प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करी। प्रोविजन फॉर टैक्स में हमने अभी सिर्फ एक चर्चा करी है कि भाई हमारे पास में दो डिफरेंट ईयर्स का प्रोविजन अगर दिया हुआ है, कौन कौन से सालों का दिया हुआ है? पहचान है क्या पीछे? अच्छा, कहाँ थे सुबह में? फोन आ गया था फादर का, भाई कहीं जाया करो मेरे क्लास को छोड़ करके तो एटलीस्ट हमको बता के जाया करो। ठीक है, हम भाई धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि क्या ही बोले, आया था कि नहीं आया था। पता चला कि अगर आया था उनको पता हो कि नहीं आया था तो हम ही चले जाएंगे तेल लेने। हाँ, ध्यान नहीं दिए। तुम्हारी मम्मी का फोन आएगा ना, हम बोल देंगे कि ध्यान नहीं दिए थे, है ना? तुम्हारी मम्मा का फोन आया था मेरे पास, सब सेट कर लिया लड़का। चलो ठीक है। हाँ, तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करी। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात, तुम्हारे भी भैया का फोन आ रहा है आजकल लगातार। ठीक है, हम अभी छुपाए हुए हैं बातों को। क्या हुआ? नहीं, तुम्हारे घर से तो नहीं आया, तुम टेंशन ना लो। ठीक, तुम बहुत हंस रहे हो। नहीं हंसो यार, हंसने के लिए बना थोड़ी है, पढ़ो भी काफी, पढ़ रहे हो ना? ठीक। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितने ईयर्स का था? प्रोविजन फॉर टैक्स कल नहीं आया था। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास में कितने सालों का दिया जा सकता है? 2 सालों का दिया जा सकता है। एक प्रीवियस ईयर का प्रोविजन, जिसको हम लोगों को ये अज्यूम कर लेना है कि उस प्रोविजन के अमाउंट को हमने कब पे किया? इस साल करंट ईयर में हमने पे किया, और हम उसको जब पे करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम उसको लेस करेंगे नेट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड। कल आपको बताया था मैंने इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड बातें। ठीक है, और उसके बाद हमने बोला कि करंट ईयर का प्रोविजन जो है वो कहां से बनाया गया होगा? करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स कहां से आपने बनाया होगा? एसपीएल से बनाया होगा, इसलिए उसको आप वापस से क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। फिर हमने आगे बात करी नॉन कैश एक्सपेंसेस की और नॉन कैश इनकम की। नॉन कैश एक्सपेंसेस में कोई भी कैश मूव नहीं करता है, इसलिए हम उस अमाउंट को वापस से प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं। और नॉन कैश इनकम में कोई भी पैसा हमारे पास कैश में आता नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग प्रॉफिट से क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। इतना करने के बाद नेक्स्ट बात हमने करी थी कि भाई अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम और इनकम या गेन होगा या कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे तो उनके इफेक्ट को हमें नलिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज वो नॉन ऑपरेटिंग है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई नहीं होंगे। कहाँ क्लासिफाई होंगे? अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या तो फाइनेंसिंग में क्लासिफाई होंगे या तो इन्वेस्टिंग के अंदर क्लासिफाई होंगे। ठीक है, ये बातें अगर आपने कल नहीं भी पढ़ी हैं तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्वेश्चंस बनाते टाइम में हम आपको वो चीजें फिर और समझाते हुए चलेंगे। इसके अलावा दो और बात करी थी कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगा तो उसको लेस कर देंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, और एक बात और गुडविल की बीच में आ गई थी, तो गुडविल की भी बात हमने कर ली थी। गुडविल की हमने क्या बात करी थी? याद दिलाइए, गुडविल की हमने क्या बात करी थी? गुडविल के साथ दो केस हो सकता था। पहला क्या कि प्रीवियस ईयर से गुडविल करंट ईयर में अगर इंक्रीज हो गया, मान लो प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए का गुडविल था, करंट ईयर में वो गुडविल कितने का हो गया? 1.5 लाख रुपए का हो गया। इसका मतलब हमने गुडविल क्या किया है? परचेज किया है। गुडविल परचेज करना हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो होगा।
ठीक है। लेकिन अगर गुडविल पिछले साल 1,50,000 रुपीज का था और इस साल हमने गुडविल 1 लाख रुपीज का कर लिया है, इसका मतलब हमने गुडविल क्या किया है, राइट ऑफ किया है, राइट ऑफ, ठीक है, अमोर्टाइज भी उसको बोलते हैं, ठीक है। हमने गुडविल अमोर्टाइज किया है या राइट ऑफ किया है। तो अमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ कहां से होता है, एसपीएल से होता है। दैट्स वाई एसपीएल का बैलेंस कम हो रखा है, हम उस एक्टिविटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इतनी ही बातें क्या की हैं। यहां तक जितनी बातें की हैं हम लोगों ने, उतनी बातें मैंने एक बार सम अप करके आपको बता दिया। जहां जहां क्वेश्चंस में आता जाएगा फर्दर हम लोग उसको डिस्कस करते चलेंगे। ये सारे इलस्ट्रेशन डिस्कस हो गए थे ना, हो गए थे ये सारे। 17 भी कर दिया था, एक्सेस कर दिया था, ये भी कर दिया। ये नोट्स टू अकाउंट वाला डिस्कस हो गया था ना, जिसमें जनरल रिजर्व का अमाउंट बन रहा था, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इसके बाद वाला भी हो गया था, इंश्योरेंस क्लेम वाला, ये भी हो गया था। स्टेप 2 में हम लोग थे, नॉन कैश एक्सपेंसेस कर लिया था हमने, गुडविल कर लिया था हमने, नॉन कैश इनकम कर लिया था हमने, नॉन ऑपरेटिंग की बातें कर ली थी। हाँ, यहीं पे ला करके आपको बोला था कि अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या हुआ, हम लोग 2 स्टेप का काम कर चुके हैं। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, पहले स्टेप में हम लोग निकाल रहे थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हम लोग जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स थे या जो भी नॉन कैश और कैश एक्सपेंसेस थे उन सबको ट्रीट कर रहे थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ट्रीट कर रहे थे। इतना करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं द अमाउंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। मतलब अब हम लोगों को इस चीज के ऊपर काम करना है। किस चीज के ऊपर काम करना है, वर्किंग कैपिटल चेंज के ऊपर अपन को काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, क्या होता है वर्किंग कैपिटल। अगर आप लोगों ने चैप्टर 8 या 9 पढ़ा है बिजनेस स्टडीज का तो आपको वर्किंग कैपिटल पता होगा। क्या होता है वर्किंग कैपिटल, कुछ नहीं तो कम से कम फॉर्मूला ही बता दीजिए वर्किंग कैपिटल का, कैसे निकालते हैं वर्किंग कैपिटल। बोलिए किशोर जी। हाँ वो तो ठीक है, डे टू डे एक्सपेंस में जो कैपिटल यूज किया जाता है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कैसे निकालते हैं वर्किंग कैपिटल, वो भूल गए, ठीक है। हम लोग निकालते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, किसी को याद है, इज इक्वल्स टू CA माइनस क्या हुआ अपने आप, ठीक है चल हो गया, सब लोग शांत हो गए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपके पास में जितना करंट एसेट का बैलेंस है उस करंट एसेट के बैलेंस से आप पहले करंट लायबिलिटीज को फाइनेंस करेंगे, मतलब पे ऑफ करेंगे, और करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद जो आपके पास करंट एसेट्स का बैलेंस बच जाएगा वही आपका क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। मतलब आगे जो हमारा काम चल रहा है वो काम हमें ये दिखाएगा कि भाई कितना करंट लायबिलिटीज पे ऑफ किया गया है या कितना करंट एसेट हमने क्या किया है, जनरेट किया है। जैसे हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मैंने बोला पिछले साल आपके पास इन्वेंट्री 50,000 रुपीज की थी और अभी आपके पास इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की है। पिछले साल इन्वेंट्री 50,000 रुपीज की थी, इस साल इन्वेंट्री 1 लाख रुपीज की है। बताइए इन्वेंट्री की वजह से कैश में क्या फर्क पड़ा होगा, 50,000 से कैश घट गया होगा। ये आपने कैसे निकाला, बोलो बोलो, ठीक है, आपने ये चीज कैसे निकाली। पिछले साल 50,000 था, इस साल 1 लाख है, मतलब आपने 50,000 एक्स्ट्रा अपने पास रखा हुआ है ना भाई। और ये 50,000 एक्स्ट्रा जो इन्वेंट्री आई होगी क्या फ्री की आ गई होगी,
फ्री की तो नहीं आई होगी, कैसे आई होगी? परचेज हुआ होगा, और परचेज होने में क्या गया होगा? कैश गया होगा। बात समझ में? तो इस तरीके से आपको वर्किंग कैपिटल का चेंज डिटरमाइन करना है। और बताते हैं एग्जांपल। पिछले साल डेटर्स आपके पास 1 लाख रुपए के थे, ठीक है, अभी आपके पास डेटर्स 80,000 रुपए के हैं। बताइए कैश बढ़ा है या कैश घटा है? बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? आप तो थोड़ी समझ ही नहीं पाए। अब बताइए, प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए का डेटर्स था, अभी आपके पास 80,000 का डेटर्स है। 20,000 कैश आपके पास आया है पक्का? कैसे? क्योंकि वो डेटर्स आपका घट गया, ऑब्वियसली बात है। डेटर्स घटा होगा, इसका मतलब उससे क्या रियलाइज हुआ होगा? कैश रियलाइज हुआ होगा। समझ में आता है? ठीक है। ऐसे ही आपको दिया हुआ है, करेंगे उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। बैड डेट हो गया होगा ना बेटा, तो वो ऊपर के ही जो नेट प्रॉफिट लेके चले हो ना, वही एडजस्टेड होगा। बताओ नहीं एडजस्टेड होगा? क्योंकि बैड डेट हुआ होगा तो नेट प्रॉफिट को उसने क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा, ठीक है, तो वहां तो वो एडजस्ट ही हो रखा है। तो अरे भैया उसकी भी बात करेंगे। तो डेटर बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हुआ होगा तो सिर्फ डेटर पे ही तो प्रभाव नहीं पड़ा होगा ना, अगला प्रभाव किस पे पड़ा होगा? तो सिर्फ डेटर को देखने से तो वो कंसीडर नहीं होगा, आप बिल रिसीवेबल भी तो देखेंगे, क्योंकि आप तो बैलेंस शीट का हर आइटम देखेंगे। तो जब आप डेटर देखेंगे तो डेटर कम होकर के कहाँ ऐड हुआ होगा? तो फिर बिल रिसीवेबल को भी तो आगे कंसीडर करेंगे ना। स्टॉक का प्राइस बढ़ गया होगा, मतलब नहीं समझ में आया मेरे। वैल्यू का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, वैल्यू का कंसिडरेशन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही हो गया होगा मेरे भाई। समझिए समझिए, हम समझा रहे, ठीक है, उनकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया होगा, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का बेटा जो भी वैल्यू बढ़ा घटा होगा ना, वो कंसिडर हो गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं कंसिडर हुआ होगा। आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किए होंगे कि नहीं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? किए होंगे ना, तो किए होंगे तो जीपी निकला होगा, और जीपी से तो एनपी पे आए हैं आप, तो दैट हैज ऑलरेडी बीन रिकंसीडर्ड। कहाँ रिकंसीडर हो गया? आपके पीएनएल में ही रिकंसीडर हो गया, तो फिर आगे तो उससे कैश फ्लो पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आती बात को? ठीक, मैंने लिखा ये 50,000 का क्रेडिटर था पिछले साल, इस साल ये क्रेडिटर 40,000 रुपए का हो गया। बोलो, 50,000 का क्रेडिटर 40,000 का हो गया। कैश क्या मेरा यूज हुआ है करंट ईयर में, या कैश जनरेट हुआ है? यूज हुआ है, पक्का का है यूज हुआ है, क्योंकि क्रेडिटर को पे करने में मेरा 10,000 का कैश क्या होगा? कम क्या होगा? चला गया होगा, लगा होगा, ठीक है। चल, तो इस तरह से करके हम लोग ये वर्किंग कैपिटल के चेंज को कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप मेरे से पूछते सबसे पहले कि सर वर्किंग कैपिटल के चेंज को कंसीडर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, क्यों आप वर्किंग कैपिटल के चेंज को कंसीडर कर रहे हैं, बताइए तो जरा आप लोग। मैं हर वर्किंग कैपिटल का मतलब व्हाट आर द इन्वॉल्वमेंट अंडर वर्किंग कैपिटल, क्या दो चीजें इन्वॉल्व है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के मूवमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। तो क्यों कंसीडर कर रहे हैं? वाई वी आर कंसिडरिंग द मूवमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो भी आपको अभी तक समझ में आया आप बताइए मेरे को, बोलो कोई भी आदमी। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के चेंज को कंसीडर करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इनके चेंज से कहीं ना कहीं कैश का चेंज अफेक्टेड है, या यू कैन से कैश का चेंज इंटरलिंक्ड है। करंट एसेट्स का बढ़ना कैश पे इफेक्ट डालेगा, डाल सकता है, जिसका एग्जांपल मैंने वो दिया इन्वेंट्री वाला एग्जांपल, ठीक है। करंट एसेट्स का घटना डेटर्स, ठीक है, क्या कैश पे इफेक्ट डालेगा? डाल सकता है। डेटर का वैल्यू अगर घट रहा है तो कैश का वैल्यू क्या होगा? बोलो ना, बढ़ेगा ना। कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हो, समझ में आ रहा है कैसे बढ़ेगा? स्टॉक का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो कैश का वैल्यू क्या होगा? घटेगा ना। तो क्या इन चीजों को रिकंसीडर करना जरूरी है या नहीं है जरूरी। तो आप बोलेंगे सर आप करंट एसेट को रिकंसीडर कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी को कर रहे हैं,
तो फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को क्यों नहीं कर रहे? जवाब दीजिए। क्योंकि बैलेंस शीट में तो यही 4 कंपोनेंट होता है ना, यही 4 कंपोनेंट, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, अपार्ट फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। तो करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी को सर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसीडर कर रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज को काहे नहीं कंसीडर कर रहे हैं? उससे भी तो कैश मूव इन, आउट, यूज, अनयूज हो सकता है। एग्जांपल लेके सोचो ना अपने माइंड में कि सर फिक्स्ड एसेट्स के मूवमेंट को क्यों ऑपरेटिंग में कंसीडर नहीं कर रहे? कोई भी एक फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल लेके सोचो अपने दिमाग में, उसको बढ़ा के या घटा के सोचो 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सोचो बाबू, सोचो, सोचना पड़ेगा। क्या सोचे हर्ष? अच्छा, कोई एक फिक्स एसेट पिक करो। मशीनरी पिक कर लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर की एक वैल्यू उसमें डिफाइन कर दो, कर दिए डिफाइन 1 लाख। करंट ईयर की एक वैल्यू उसमें डिफाइन कर दो, करो डिफाइन 1.5 लाख। अब सोचो ये चेंज कहां जाएगा? वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैसे गया, समझ आया? फिक्स्ड एसेट है तो कहां चला गया? समझ आया कैसे गया? आपने क्या किया? फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू बढ़ा, तो ये इन्वेस्टिंग की कौन सी एक्टिविटी हो गई? हाँ, आउटफ्लो। समझ पाए? तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपका कहां अफेक्ट डालता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। दैट्स वाई हम लोग इसको कहां कंसीडर कर रहे हैं? ऑपरेटिंग। इसके अलावा बैलेंस शीट के बचे हुए कंपोनेंट, फिक्स्ड एसेट समझा दिया। चलो एक नॉन करंट लायबिलिटी सोचो, एक नॉन करंट लायबिलिटी सोचो, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। बोलो पिछले साल का अमाउंट बोलो, इस साल का अमाउंट बोलो, कुछ भी बोल दो। बिना बोले हुए अगला बोल दिया कि कहां चला जाएगा? फाइनेंसिंग में। सबको समझ में आ गया? फाइनेंसिंग में चला जाएगा, ठीक है। डिवेंचर्स कहां चला जाएगा? फाइनेंसिंग। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का चेंज फाइनेंसिंग में। अब ये समझ में आया कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर 5 कंपोनेंट, अगर प्रॉपर्ली देखा जाए तो 5 ही कंपोनेंट होता है ना। सबसे ऊपर वाला कंपोनेंट होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, जिसमें कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है। उसके नीचे क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। उसके नीचे इधर हो गया करंट लायबिलिटी। और अगर उस साइड बैलेंस शीट के जाते हैं, अगर टी फॉर्मेट में सोच लेते हैं, तो इस साइड जाते हैं तो फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट, और नीचे जाते हैं तो क्या? करंट एसेट, ठीक है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाला पोर्शन उठा के कहां ट्रीट कर रहे हैं? ऑपरेटिंग में, बिकॉज ये अफेक्ट ही किसको कर रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, ठीक है। इसका चेंज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैश के इन और आउट होने को करता होगा अफेक्ट, तो इसको कहां कंसीडर कर रहे हैं? ऑपरेटिंग के अंदर, ठीक है। कल वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये नई चीज है, कल वाली चीज नहीं है, ठीक है। और बाकी जो कंपोनेंट बच गया, जैसे नॉन करंट एसेट्स बच गया और नॉन करंट लायबिलिटीज बच गया, तो 2-4 एग्जांपल लेके अपने माइंड में सेट करो कि वो ऑपरेटिंग में जाएगा ही नहीं, ठीक है। या तो वो कंसीडर होगा इन्वेस्टिंग के अंदर, या तो वो कंसीडर होगा फाइनेंसिंग के अंदर। आपने खुद अभी एग्जांपल लेके चेक किया, प्लांट एंड मशीनरी चेक कर लो, बिल्डिंग चेक कर लो, और भी कोई चीज चेक करना है चेक कर लो, लैंड एट कॉस्ट चेक कर लो, ठीक है। कोई ऐसा आपने कोई और एसेट खरीदा वो चेक कर लो, या नॉन करंट लायबिलिटीज में चले जाओ, डिवेंचर चेक कर लो, लॉन्ग टर्म लोन चेक कर लो, बैंक लोन चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, आपको ये चीज क्या हो जाएगी? समझ में आएगी कि ये ऑपरेटिंग के अंदर क्लासिफाई नहीं हो रहा है। तो ऑपरेटिंग के अंदर जो क्लासिफाई हो रहा है वो या तो करंट एसेट हो रहा है या करंट लायबिलिटी हो रहा है, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है। एंड एक और बात यहां से कनेक्ट करो कि वर्किंग कैपिटल ही तो ऑपरेशंस का मेन कैपिटल होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप ही किसी ने डेफिनेशन दिया ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर अगर कैश चेंज की बात कर रहे हैं तो हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंज को कंसीडर कर लेते हैं। अब सवाल अगला आपका मेरे पास में, देखो सवाल समझो तब जवाब समझो, ठीक है। अगला सवाल आपका मेरे पास आना चाहिए कि सर आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के समझवाइए कि आप यहां से तो कैश मूवमेंट उठा रहे हैं, इससे पहले का जितना काम कर रहे थे वो कैश मूवमेंट आप कहां का उठा रहे थे? लगाओ दिमाग।
हम स्टार्ट कहां से तुमको पढ़ाना शुरू किए, बोले कि बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद सबसे पहले क्या बोले कि बेटा क्या निकालना है तुम लोगों को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। और वहां पे जब तुमको लेके टहल रहे थे तो सिर्फ किस चीज के अंदर टहल रहे थे, नहीं सिर्फ नॉन कैश में नहीं टहल रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टहल रहे थे, दिमाग लगाओ ना, ठीक है। एसपीएल का बैलेंस उठाते थे तो बोलते थे करंट ईयर कंट्रीब्यूशन, करंट ईयर कंट्रीब्यूशन भी कहां की चीज थी, प्रॉफिट एंड लॉस की चीज थी। फिर बोलते थे प्रपोज डिविडेंड का तुमने क्या बनाया, प्रपोज डिविडेंड का तुमने प्रोविजन बनाया, वो भी प्रोविजन कहां से तुम बनाते थे, पीएनएल से। फिर तुमसे बात करते थे नॉन कैश एक्सपेंसेस की, फिर तुमसे बात करते थे नॉन कैश इनकम की, फिर बात करते थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम की, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, नॉन ऑपरेटिंग इनकम की। ये सारी चीजें कहां रिवॉल्व कर रही थी, कौन से वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एसपीएल के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर, एसपीएल। तो एसपीएल को अपन पूरा खंगाल के और अब कहां इंटर मारे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर वाले बैलेंस शीट का जो कंपोनेंट निकालना है। और हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव अपना है कि दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैश मूवमेंट निकालना है, दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, एसपीएल से प्लस बैलेंस शीट से अपने को कैश मूवमेंट निकालना है। और किस चीज का कैश मूवमेंट, अभी हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अपन दोनों जगह से ऑपरेशंस के कैश मूवमेंट को खींच रहे हैं। और अगर बैलेंस शीट में अगर बात आती है ऑपरेशंस के कैश मूवमेंट को खींचने की, तो हमारे पास दो ही चीज है जो ऑपरेशंस के कैश मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। पहली चीज क्या, करेंट एसेट, और दूसरी चीज क्या, करेंट लायबिलिटी। इसीलिए अगर हम बैलेंस शीट में कदम रखते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इन दोनों चीजों के मूवमेंट को ट्रैक करके अपन को कैश ट्रैक करना है कि कैश गया है या कैश आया है। ठीक है, आप 2 मिनट रिलैक्स करके इस बात को अपने माइंड में फ्रेम आउट कर लीजिए कि पहले से हम क्या कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं। पहले से हम अपना चक्कर कहां घुमा रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के आसपास, और वहां से कैश प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए सारे एप्रोप्रिएशंस को ऐड बैक कर रहे थे, सारे नॉन कैश आइटम को एडजस्ट कर रहे थे, सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट कर रहे थे, ठीक है। और करा करके जब वहां से मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के साथ में एडजस्टमेंट करके सारी चीजें मिली, तो हमने बोला कि अच्छा हमने एसपीएल देख लिया, अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन बैलेंस शीट में घुसेंगे। तो बैलेंस शीट का 5 कंपोनेंट में पूरे बैलेंस, देखो आपके दिमाग में जब तक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर मूव नहीं करेगा आप कैश फ्लो नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर मूव कराने के लिए हमेशा लायबिलिटी साइड के सबसे ऊपर से चला जाता है, ठीक है। और सबसे पहली चीज आती है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसके बाद चीज आती है नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके बाद चीज आती है करेंट लायबिलिटी, इधर वाला साइड हो जाता है खत्म। इधर जाते हैं तो चीज आती है नॉन करेंट एसेट और नीचे चीज आती है करेंट एसेट, ठीक है। अब यहां से वापसी पलटो, करेंट एसेट हमने बोला कि ऑपरेशंस में हम कंसीडर करेंगे, हमने ले लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। नॉन करेंट एसेट में चेक करके देखा तो हमें पाया कि नॉन करेंट एसेट का कोई भी मूवमेंट हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंसीडर या अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि नॉन करेंट एसेट का सारा चीज, ऑलमोस्ट सारा चीज हमारा कहां अफेक्ट करता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। इधर वाला मामला निपट गया। इधर आए, सबसे नीचे मुझे क्या मिला, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, बढ़ेगा तो क्या होगा अभी डिस्कस कर लेते हैं, घटेगा तो क्या होगा अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमने बोला कि हाँ इसको करेंट एसेट के साथ में हम लेके कंसीडर करेंगे। और जैसे ही मैंने इसको करेंट एसेट के साथ में मिलाया, ठीक है, ये बैलेंस शीट हो गई, ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड, ये हो गया नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये हो गया करेंट लायबिलिटीज, ये हो गया नॉन करेंट एसेट, ये हो गया करेंट एसेट। हमने बोला कि ये दोनों चीजें अफेक्ट करती हैं किसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। हमने बोला करंट एसेट्स का मूवमेंट कंसीडर करेंगे, करंट लायबिलिटी का मूवमेंट कंसीडर करेंगे, तो सीधे ही क्यों ना लिख दें कि वर्किंग कैपिटल का मूवमेंट कंसीडर करेंगे, बिकॉज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज मिलके अपने को देंगी क्या, वर्किंग कैपिटल देंगी।
तो हमने बोला कि अलग अलग इस बात को ना लिखें, सीधे लिख देते हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल चेंज देख लेंगे। तो इफ यू आर कंसिडरिंग द वर्किंग कैपिटल चेंज, इट मींस यू आर कंसिडरिंग बोथ द चेंज ऑफ करंट एसेट्स एज वेल एज द चेंज ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब कौन सा कंपोनेंट बच गया? अब ये और ये 3 कंपोनेंट बच गया बैलेंस शीट का। हमने बोला एनसीए नॉन करंट एसेट, 2-4 एग्जांपल लेके देखे, बिल्डिंग का, मशीनरी का, इसका उसका। हमने बोला कि भाई ये तो इन्वेस्टिंग में कंसीडर होने वाला है, ये और कहीं नहीं कंसीडर होगा, चाहे ये प्लस हो चाहे ये माइनस हो, हमेशा कहाँ कंसीडर होता है? इन्वेस्टिंग में। फिर हम आए नॉन करंट लायबिलिटीज की तरफ। हमने बोला मोस्टली चीजें मैं मोस्टली बोल रहा हूँ, मोस्टली चीजें कहाँ कंसीडर होती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, 1-2 एग्जांपल मार के देखा, डिवेंचर मार के देखा, बैंक लोन मार के देखा, हमने बोला कि भैया ये तो फाइनेंसिंग के अंदर कंसीडर हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें हमने बोला कि इसका 3 वो होता है, ब्रेकअप होता है। पहला ब्रेकअप इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा ब्रेकअप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों तो फाइनेंसिंग का आइटम है 100%। ठीक है, और तीसरा ब्रेकअप है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जितनी चीजें यूज की हैं वो ऑलरेडी हम उठा चुके हैं। कहां उठाए थे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसी रिजर्व एंड सरप्लस से जो चीजें मुझे उठाने की थी वो चीजें हमने वहां पे क्या कर ली थी? उठा ली थी। जो नहीं उठाने की होंगी वो या तो फाइनेंसिंग में कंसीडर हो जाएगा या कहां कंसीडर हो जाएगा? इन्वेस्टिंग। मतलब ये बैलेंस शीट को हमने 3 एक्टिविटी में तोड़ दिया, यही 3 एक्टिविटी में तोड़ना था। और तोड़ करके निकालना क्या है कि इस बैलेंस शीट में अक्रूवल्स और पेबल्स के अलावा हमने कितना कैश मूव कराया। क्या बोला मैंने? कि बैलेंस शीट में अक्रूवल्स और पेबल्स, अक्रूवल्स मतलब एसेट और पेबल्स मतलब लायबिलिटी के अलावा पूरे साल भर के अंदर कितना कैश मेरा क्या हुआ? मूव हुआ। बस यही तो अपने को चाहिए, उससे अपना क्या बन जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? दैट्स व्हाई वी आर नाउ गोइंग टू कंसीडर दिस चेंज ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। चलें आगे, यहां तक तो समझ ठीक। ठीक है, चलिए अब एक ये इलस्ट्रेशन बीच में दिया, इस इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं। कुछ पुरानी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, कुछ नई चीजें अगर होंगी तो समझ आ जाएंगी। आइए देखिए, हल्ला ना करें प्लीज। ठीक है, इस चैप्टर में रिदम बनाना बहुत जरूरी है। आप हल्ला करेंगे आपका भी टूटेगा, मेरा भी टूटेगा। चलिए बोलिए सर, कोई ऐसा आइटम जो आपको समझ में नहीं आता है? पहला आपको दिया, डायरेक्ट ही दे दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना खुश हो जाएंगे आप अगर ये आपको दे देगा? आपको किसी भी रिजर्व का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रोविजन का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ बाकी चीजों के एडजस्टमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, डेप्रीसिएशन क्या है? ये आपके लिए आपको बोलना पड़ेगा क्या है। नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये क्या है? नॉन कैश है। ठीक है, नॉन कैश है तो इसको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे कोई कैश का मूवमेंट। गुड। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। हाँ, ये फाइनेंसिंग में चला जाएगा, मुझे समझ में आ रहा है। व्हाट इज दिस? इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में ना होके कहाँ होना होगा? फाइनेंसिंग में होना होगा। तो फिलहाल तो इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में क्या कर दो? ऐड कर दो। समझ आ रही है बात? ठीक है। गुडविल एमोर्टाइज्ड, चर्चा हो रखी है इसके ऊपर, पता है आपको? ठीक, एड बैक। हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आइटम का पहले नाम बोलो, ये क्या है? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, इन्वेस्टिंग में जाएगा। ठीक है, ये है क्या? हम कैश फ्लो के आइटम के हिसाब से बात, हमको पता है कि आपको पता है कि ये एबनॉर्मल लॉस है। कैश फ्लो में जो बातें समझाएंगे उसके हिसाब से बताइए ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नॉन ऑपरेटिंग गेन है, या सॉरी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है? नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, मान सकते हैं। चलिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, नॉन ऑपरेटिंग, कहां जाएगा? अच्छा ये जाएगा, चलो ठीक है, मानो नॉन ऑपरेटिंग है या जो भी है। इतना तो समझाओ पहले कि क्या ये कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा, सबको समझ में आ रहा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। चलो ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ बोलो बोलो, किस एक्टिव में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा? ये इनफ्लो की आउटफ्लो? इनफ्लो। ठीक है,
अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, आपको ट्रीटमेंट समझ में आता है ना, इतना ही काफी है मेरे लिए। ठीक है, आपको अगर ये कंसीडर आप नहीं कर पा रहे हैं कि ये ईओआई है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ट्रीटमेंट पर आइए, पहले पहले ट्रीटमेंट कंफर्म कीजिए कि आपको ट्रीटमेंट आता है कि नहीं आता, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि उसको कहाँ कंफर्मेशन में लेके आना है। ट्रीटमेंट समझ में आता है, ठीक है। मतलब देखो एग्जाम में तो आपको क्या है कि ये चीज दिख करके इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले आना चाहिए कि अपन इसके साथ करेंगे क्या, ठीक है ना। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझ में आना चाहिए कि भाई साहब ये कबूतर उड़ने लगा देख करके, अपने को समझ में नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। आगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं, अब चेक करो, चेक करो यार, समझ आया क्या बोलता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको निकाल के दिया हुआ है। अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जब ये आपको ना निकाल के दिया हो, आपको ये निकालने आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके सरप्लस का बैलेंस से निकालेंगे, फिर उसमें रिजर्व वाली चीजें ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, तब जाके ये वाला बैलेंस आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला बैलेंस आपको ऑलरेडी क्या कर दिया, निकाल के दिया। तो फिर अब आपको बोलता है इसके बाद क्या क्या रह जाता है, नॉन कैश इनकम, नॉन कैश एक्सपेंसेस, है ना, और क्या रह जाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस, ठीक है। और आपको मेरे को एक बात पहले ही कहनी चाहिए थी, मैं आपको बेवकूफ बना रहा था, आप बेवकूफ बन रहे थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो ऑलरेडी आपको दिया ही हुआ, मतलब ये चीजें या तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन में क्लासिफाई होती, या तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस में क्लासिफाई होती, या नॉन कैश इनकम में क्लासिफाई होती, या नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्लासिफाई होती। ईओई की तो बात ही नहीं थी, बिकॉज ईओई तो यहाँ ऑलरेडी क्या था, गिवन था। इसीलिए हम आपको रोक रहे थे, पहले ये बोल रहे थे कि पहले ये एडजस्ट कर लो कि आप ट्रीटमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे थे। सारा ट्रीटमेंट इसमें क्या प्लस माइनस होगा वो लॉजिकली समझ में आ रहा था, ठीक है, कि क्यों प्लस कर रहे हैं और क्यों माइनस करके हटा रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं समझ में आ रहा था, ठीक है। अब या तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन थे, या ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस थे, या ये नॉन कैश आइटम था, बस यही था। अब आंसर चेक करो, ठीक है। आपने एडजस्टमेंट किया नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, ऐड किया आपने उन चीजों को जो पहले से ऑलरेडी लेस थी, लेकिन उससे कैश के मूवमेंट पे या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हम एक एक करके बता रहे हैं, यहां कैश के मूवमेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। यहां इन तीनों में यहां भी कैश के मूवमेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वाले एक्टिविटी में और इस वाले एक्टिविटी में कैश के मूवमेंट में फर्क पड़ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग में नहीं पड़ रहा है, कहीं और पड़ रहा है। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। ये नॉन कैश आइटम है, सबको समझ में आता है, ठीक है। ये भी नॉन कैश आइटम है, ये बुक एंट्री है ना, दिस इज द बुक एंट्री, यस। लेकिन इन दोनों में कैश तो मूव करता है बेटा, लेकिन ऑपरेटिंग में नहीं करता है। दैट्स वाई यहां पे हमने क्या कर दिया, एड बैक कर दिया। और इसको वापसी कहीं लेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग को कहां करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, गुड। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को इन्वेस्टिंग, अंडरस्टूड, पक्का, ठीक। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्या कैश मूव कर रहा है, यहाँ कैश मूव कर रहा है, बताना जरा, कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग में नहीं कर रहा है, यहाँ कैश इन हो रहा है या कैश आउट हो रहा है, हाँ इन हो रहा है, गुड। कहाँ इन हो रहा है, इन्वेस्टिंग, गुड। एंड यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ कैश इन हो रहा है। अच्छा प्रॉफिट में कैसे कैश इन हो रहा है भाई मेरे, प्रॉफिट में कैसे कैश इन हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, हम समझ गए। जितना इन्वेस्टमेंट था उससे, यही कहना चाह रहे हैं ना कि उससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा आ रहा है तो सर कैश इन ही तो हो रहा है, ठीक है। चलिए बैक को भी समझ में आने लगा लगता है, ठीक है। आइए, तो यहां तक बात समझ में आती है। आइए आप आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंज वाली बातें करेंगे, ठीक है। बोलिए भाई, कहीं भी किसी को अगर रिश्ते भर का भी डाउट है तो आप लोग पूछते चलिए, ठीक है। सेटल हो रहा है ट्रांजैक्शन, दिमाग में जो भी इलस्ट्रेशंस दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना लग रहा है कि हवा हुआ जा रहा है, ठीक।
तो छोड़ दीजिए, नोट मत पढ़िए, आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बच्चे भी नोट पढ़ने की कोशिश कर रहे थे छोड़ दीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहली बात है, बस हम वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे जो अभी हमको पढ़ाना है आपको। पहला बोलता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ? मतलब प्रीवियस ईयर की तुलना में इस साल आपके करंट एसेट्स में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई एक एग्जांपल उठा लीजिए, बस जब तक एग्जांपल अपने माइंड में नहीं उठाइएगा नहीं समझ में आएगा। हाँ, डेटर, ठीक है, बोलिए पिछले साल कितना बैलेंस था? ठीक है, प्रीवियस ईयर डेटर्स 1 लाख का बैलेंस था, इस साल? हाँ, कम करना है मेरे भाई, कम करना है। माइनस करके तुम ही बताना। ठीक है, 81,998। बताइए कितने का चेंज? हाँ, 28,002 रुपए का। 18,002 रुपए का। 18,002 रुपए आपने रियलाइज किया या पे किया? रियलाइज किया। तो करंट ईयर में 18,002 रुपए आपके कैश में प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस हुआ। तो भाई डिक्रीज इन करंट एसेट, जब भी करंट एसेट घटेगा, ठीक है, और करंट एसेट में ये मत सोच लीजिएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से लेकर के बात कर लीजिएगा। करंट एसेट का मतलब अदर देन सीसीई है, कहां? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। बात समझिए, क्योंकि आप मेरे से अगर धर से पूछ देते पिछले साल कैश का बैलेंस 1 लाख, अभी 80,000, ठीक है, तो यहाँ कहाँ कैश बढ़ रहा है? यहाँ कैश क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन नहीं, सीसीई के अलावा बात करनी है। डेटर्स पे बात कर ली, इन्वेंट्री पे बात कर लीजिए। पिछले साल इन्वेंट्री 2 लाख का, इस साल इन्वेंट्री 1 लाख का। बताइए, आपने 1 लाख का इन्वेंट्री क्या किया? बेच दिया, सेल ऑफ किया। तो सेल ऑफ किया तो पैसा रियलाइज हुआ। मतलब कहने का कि अगर डिक्रीज इन करंट एसेट, 1 मिनट सुन लो मेरी बात, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट होगा तो हमेशा उससे कैश क्या होगा? जनरेट होगा। ठीक है, कैश इनफ्लो। whenever there is a decrease in current asset, always it will result in cash inflow। किस चीज में? बेटा जो इन्वेंट्री चोरी हो गई है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेल्ट फॉर है। आप ये भी तो समझिए ना। ठीक है, आप उन चीजों की बात ना करें जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या जो नॉन ऑपरेटिंग। आप इस चीज को समझिए कि दैट हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट फॉर इन व्हाट? इन एसपीएस। तो आप तो उसका इफेक्ट पहले ले चुके हैं, समझ रहे हैं ना? उसका इफेक्ट आप ले चुके हैं। आप यहाँ पे नॉन कैश एलिमेंट पे मत जाइए, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल के अंदर ना नॉन कैश एलिमेंट पे हम जाते ही नहीं है। वर्किंग कैपिटल के अंदर तो हम सिर्फ किस एलिमेंट पे रहते हैं? कैश एलिमेंट पे रहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट बोलता क्या है? जब भी आपका करंट एसेट डिक्रीज होता है, और साथ लिखता है किसको छोड़ के? एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अभी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को मारिए गोली, अभी पहले डिक्रीज इन करंट एसेट को समझिए। बोलता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंडिकेट इनफ्लो ऑफ कैश। अभी हम सिर्फ आपको डिक्रीज इन करंट एसेट समझा रहे हैं, अभी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जब लायबिलिटी पे आएंगे तब समझा देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि करंट एसेट का डिक्रीज होना ये इंप्लाई करता है कि भैया हमारे पास कैश जनरेट हो रहा है, होगा, ठीक है। और ये आप किसी एक एग्जांपल से अभी अपने माइंड में इसको रिवॉल्व करा के देख चुके हैं, ठीक है। अब ये आपको बोलता है रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर एडिशन। बोलता है रीजन जस्टिफाई करके देखो, समझो कि क्यों डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम लोग कैश इनफ्लो ट्रीट करते हैं। तो बोलता है कि सपोज इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज इतना 1 लाख एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 70,000, सच डिक्रीज इन इन्वेंट्री शो इनफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू सेल ऑफ इन्वेंट्री। बात समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? बकलोल। अरे मजाक कर रहे यार, अब कुछ भी बोल दे तुम लोग हंसने काहे लगते हो? उसको अगर हम बकलोल बोले के दिन तुमको भी बोल देंगे। बात नहीं सुने थे? अच्छा, मुंगेरी लाल का सपना देख रहे थे, बात नहीं सुने आप, हम समझ गए।
ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक 1 लाख था, क्लोजिंग स्टॉक 70,000 हो गया, तो बताओ कैश आया होगा कि कैश गया होगा? अभी सवाल बीच में मत कर देना कि परचेज भी हुआ होगा सेल भी हुआ होगा, हम जान रहे कि बीच में सवाल आएगा, ठीक है? तो भाई अगर जो परचेजेस हुआ होगा वो सेल हुआ होगा और वो ऑलरेडी एसपीएल के अंदर डेल्ट फॉर है, क्योंकि आपने वहां से नेट प्रॉफिट क्या कर लिया है, उठा लिया है, ठीक है? आई बात समझ, हम सब समझ रहे हैं, आप कहाँ कहाँ पे आप हमको रोक देंगे, इसलिए हम पहले ही बोल दे रहे हैं, ठीक है? तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक आज के दिन मेरे पास बचा 70,000, इसका मतलब 30,000 का मेरे पास इनफ्लो की आउटफ्लो, इनफ्लो, ठीक है? और आप बोलेंगे सर विद इन द ईयर ट्रांजेक्शन, मैं बोलूंगा विद इन द ईयर ट्रांजेक्शन हैज ऑलरेडी बीन टेकन एज अ रेवेन्यू फ्रॉम नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो एलिमेंट है उसका सबसे पहला जो एलिमेंट बनने वाला एलिमेंट होगा वो क्या रहा होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही ना नेट प्रॉफिट डिराइव हुआ होगा, अरे हाँ कि ना, हाँ ना, ठीक है? तो नेट प्रॉफिट अगर उठा के काम चालू किए हो तो रेवेन्यू वाला एलिमेंट तो वहां आ रहा है ना, शामिल है ना, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं तो सच डिक्रीज इन द इन्वेंट्री शो inflow of cash due to sale of inventory, therefore rupees 30,000 is added to the operating profit before working capital change. but similarly ट्रेड रिसीवेबल्स का डिक्रीज होना, अक्रूड इनकम का डिक्रीज होना, प्रीपेड, हाँ यहां बात फंसेगा, यहां फंसेगा, ठीक है? ये दोनों में तो एकदम आराम से निकल जाओगे तुम लोग। ट्रेड रिसीवेबल्स का डिक्रीज होना, एग्जांपल दे दो, 1 लाख का डेटर था, अभी 80,000 का डेटर है, तो 20,000 रुपये आ गया होगा। अक्रूड इनकम, साल के शुरुआत में मेरे पास में, अच्छा देखो ये चीज समझना, एक चीज और बाबू बच्चा लोग को दिक्कत होता है, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, अगर हम यहाँ लिखते हैं कि ये बिल्स रिसीवेबल का फिगर है 10,000 और ये है 15,000, इसको क्या रीड करते हो तुम लोग? थोड़ा सा तुम लोग का माइंड देखें, इसको तुम लोग क्या रीड करते हो, इस फिगर को क्या रीड करते हो? अरे फिगर को तो 10,000 रीड करोगे यार मेरे, ठीक है? फिगर का इंफरेंस क्या, क्या समझते हो इससे? हाँ यही समझना चाह रहे थे, प्रीवियस ईयर में मेरा, गलत समझते हो, गलत समझते हो, और ठीक है, और हो सकता है इसी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ ना आए, इसको दोबारा इससे बात करो, इसको फिर से मैसेज भेजो, नहीं चलेगा नाइस फिगर, और कुछ बोलो, पता है बेटा ये क्या है? अच्छा कोई हो गया ना, ठीक है? कोई आदमी इसको करेंट ईयर के रूप में इंटरप्रेट कर सकता है, करेंट ईयर के फॉर्म में इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, करो तो बेटा क्या इंटरप्रेशन होगा? पिछले साल का क्लोजिंग, क्या इस साल का ओपनिंग भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? तो इस साल, पिछले साल मेरे पास से हम बोल रहे हैं कि बिल्स रिसीवेबल 10,000 का था, इट मींस क्या हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इस साल जब हमने साल की शुरुआत करी तो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल कितने के थे? 10,000 के, और अभी बढ़ के मेरे पास बिल्स रिसीवेबल कितने के हो गए? तो अच्छा रुको, इसको बढ़ाते नहीं, इसको और घटाते हैं, तो रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, तो हाँ बोलो बोलो, इस साल 2,000 क्या हो गया? रियलाइज। अगर तुम इसको इस साल का ओपनिंग नहीं मानोगे ना तो समझने में दिक्कत आएगी, तुम बोलोगे कि प्रीवियस ईयर का फिगर का इस साल से क्या लेना देना, इस साल के कैश पे ये क्यों अफेक्ट डाल रहा है? तो बाबू ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग जो है ये एक्चुअली करंट ईयर का क्या है? ओपनिंग है, जी बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से ये करंट ईयर में क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? चेंज पे इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है? यहां तक बात समझ में आती है, कोई दिक्कत? चल, तो अगर, हाँ यहां पे बात कर रहे थे हम, एग्जाम्पल पे बात कर रहे थे, अक्रूड इनकम की बात कर रहे थे। अक्रूड इनकम, मैंने बोला कि ईयर स्टार्ट में मेरे पास में अक्रूड कमीशन 10,000 रुपया था और अभी मेरे पास में अक्रूड कमीशन 7,000 रुपया है, मतलब मैंने काम किया हुआ कितना पैसा वसूल लिया? 3,000। तो क्या ये कैश प्लस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, ठीक, गुड। प्रीपेड एक्सपेंस,
अब बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस हम लिखते हैं प्रीवियस ईयर करंट ईयर। प्रीपेड इंश्योरेंस डिक्रीज कराना है, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज को ही तो हम कह रहे हैं ना कि इनफ्लो होगा, ठीक है। तो 10,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा करंट ईयर के ओपनिंग में था, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग में तो करंट ईयर का ओपनिंग, और ये प्रीपेड एक्सपेंस अब 8,000 का है। इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट। यूज हो गया, ठीक है, यूज हो गया, गुड। एक स्टेटमेंट मेरे पास में आया कि प्रीपेड यूज हो गया, ठीक है। हाउ कम द कैश हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम दैट? वेरी गुड, क्या बात, राइट। मछली बाजार है, हाँ वो मछली है, सब मारे जा रहे हैं उसको, हाँ छोटू सिंह है, छोटू सिंह तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा? निगेटिव कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो। आप एक बार में समझ गए, थैंक गॉड, सब लोग समझ गए, सब लोग समझ गए, पक्का पक्का, फैजान समझ में आया, कुछ और नहीं ना घूम रहा है दिमाग में, ठीक, एमएनसी नहीं ना घूम रहा है, आप मिल के जाओगे मेरे से, ठीक। तो प्रीपेड में ये कंसेप्ट चलता है कि प्रीपेड में एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, आपका पैसा यूज होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। दैट्स वाई आप उसको क्या मानते हैं, इनफ्लो मानते हैं। क्या होता है, आपने 10,000 रुपया प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ था, इसका मतलब पैसा पहले ही आपने दे दिया था, उसमें से 2,000 का बेनिफिट आपने करंट ईयर में क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो रिसीव कर लिया, तो अगर ये एक्सपेंस पहले नहीं किए रहते प्रीपेड, तो आज के दिन आपको क्या करना पड़ता, ये 2,000 पे करना पड़ता, जो आपका क्या हो गया, बच गया। तो बच गया तो इसका इनफ्लो, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, इनफ्लो। तो बोलता है कि जब भी करंट एसेट डिक्रीज होगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, किसको छोड़ के, सीसीई को छोड़ के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के, उसको हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर करंट एसेट इंक्रीज होगा, तो एग्जांपल चेक कर लो, इन्वेंट्री का बैलेंस पहले था 10,000, अब बढ़ गया 20,000, आपने 10,000 की इन्वेंट्री क्या की होगी, खरीदी होगी। डेटर का बैलेंस था 10,000, अब हो गया 20,000, बताओ क्या हुआ होगा, ठीक से बोल रहा हूं, डेटर का बैलेंस 10,000 था, बढ़ के 20,000 हो गया, क्रेडिट सेल किया आपने, तो यहाँ कैश तो कोई मतलब कि पे हुआ नहीं, कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं, नहीं उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ क्या कह रहा है, बोल रहा है इंक्रीज इन एसेट हमेशा कैश आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा तभी तो हम माइनस करेंगे ना भाई, ठीक है। तो बोलते हैं इंक्रीज इन एसेट इज अ कैश आउटफ्लो, और मैंने पहला एग्जांपल बोला कि इन्वेंट्री 10,000 से बढ़ के 20,000 की हो गई, इज इट आउटफ्लो, यस इट इज एन आउटफ्लो। कितने रुपए का, 10,000 का। फिर हम वही दोबारा बात कर रहे हैं कि भैया डेटर पहले 10,000 का था, अब बढ़ के 30,000 का हो गया, तो हाँ 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 वही बात है, क्या ले गया, बिल्कुल, हाँ ठीक है, इनका भी कहना सही है, मान लेते हैं इनकी बात को भी। और इसका सबसे आसान मानने वाला बात यह है कि आपने सेल किया, ठीक है, लेकिन पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, पैसा करना आना जाने के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं, आप जिस कंसेप्ट से कंफर्टेबल है आप वो कंसेप्ट लगा लीजिए, ठीक है। तो जब भी करंट एसेट घटेगा पैसा, करंट एसेट घटेगा पैसा बढ़ेगा, करंट एसेट बढ़ेगा पैसा घटेगा। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत? चलिए आगे आता है करंट लाइबिलिटीज, ध्यान से सुनिएगा। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी घटेगा, करंट लाइबिलिटी घटेगा तो पैसे के साथ क्या होगा, पैसा घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। सिंपल से एक चीज पे सोचिए, क्रेडिटर, क्रेडिटर पहले 10,000 रुपए का था, अब घट के 5,000 का हो गया,
उसको पे किए होंगे तो पैसा क्या हो गया, घट गया। कोई दिक्कत समझने में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 5,000 का था, अब बढ़ करके कितने का हो गया, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 5,000 का था, अब घट के कितने का हो गया, 2,000 का। आपने क्या किया होगा, आपने एक्सपेंसेस का पैसा क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा, चाहे क्रेडिटर हो चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज के घटने पे पैसा भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए एसेट वाले केस में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन लाइबिलिटी वाले केस में बेटा क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। करंट लाइबिलिटीज का घटना पैसे को घटा देगा, बिकॉज आपने पैसा लाइबिलिटी को क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया, पे ऑफ कर दिया, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज का बढ़ना, करंट लाइबिलिटीज का बढ़ना पैसे को बढ़ा देगा, ठीक है। कैसे, देखिए, हाँ शॉर्ट टर्म लोन आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीज यूज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में क्रेडिटर्स आपके पास में 10,000 रुपए के थे, अभी क्रेडिटर्स बढ़ के 20,000 के हो गए, ठीक है। आपके बिजनेस के अंदर ही कितना पैसा रह गया, बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये क्रेडिटर्स 20,000 के नहीं होते तो आपको वो पैसा पे करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, करना पड़ता ना। तो आपका पैसा बिजनेस में ही रुक गया तो फायदा है ना भाई, ठीक है। पैसे का न जाना आने के बराबर है इनफ्लो, ठीक है। तो क्रेडिटर के साथ में कैश का पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन मतलब कि किसी भी करंट लाइबिलिटी के साथ में, लेकिन करंट एसेट्स के साथ में हमेशा कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। करंट एसेट का बढ़ना, करंट एसेट का बढ़ना, कैश का घटना, करंट एसेट का घटना, कैश का बढ़ना। और बाबू अगर पेपर में बुद्धि नहीं चलेगा, करंट एसेट में दिमाग में एक चीज बस सोचना, इन्वेंट्री या डेटर, और काम कर देना। और अगर करंट लायबिलिटी भूल जाओ, दिमाग में सोचना क्रेडिटर और काम कर देना, ठीक है। कुछ सोच के मत जाना, बस दो बात सोच के जाना, एसेट और कैश का हमेशा निगेटिव रिलेशन होता है, लायबिलिटी और कैश का हमेशा पॉजिटिव रिलेशन। और अगर ये बुद्धि भी दिमाग से काम नहीं चल रहा है बोर्ड में, ठीक है, टेक अप एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट, डू द कैलकुलेशन, कर लो, और टेक अप लायबिलिटी का एग्जांपल कैलकुलेट करके देखो, कर लो, ठीक है। हम सारा भाव बता दे रहे हैं, मेरे को भी पेपर में सारी बातें नहीं याद रहती थी। क्या करते थे भाई साहब, कुछ कुछ ना तोड़ निकाले हुए थे, ठीक है, कि उस तोड़ से काम करेंगे और आगे उस चीज को क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन आ गया, तुमको वहां पे ये समझ में आ गया कि इंक्रीज इन करेंट एसेट है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई प्लस करें कि माइनस करें, तुरंत एक एसेट के ऊपर पूछ लो, ठीक है, कि अगर मान लिया इन्वेंट्री 10,000 से बढ़ के 20,000 हो जाती, इसका मतलब ये कैश का क्या है, आउटफ्लो, मतलब यहाँ पे भी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो तरीका तुम निकाल लो, ये तुम्हारा स्मार्ट स्टडी कहता है कि भाई एसेट और कैश, करंट एसेट और कैश का हमेशा निगेटिव बैलेंस निगेटिव रिलेशन चलता है, करंट लायबिलिटी और कैश का हमेशा पॉजिटिव रिलेशन चलता है, ठीक है। इतना करके हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंज तक पहुंचेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसको समझने में? आइए, तो ये आपका पहले हमने पढ़ा क्या, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो दो, पहले हमने प्लस आइटम पढ़ा था, उसके बाद हमने माइनस आइटम पढ़ा। क्लियर है, बात समझ में आती है? तो इतना करने के बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंज को डिटरमाइन कर लेंगे। लास्ट स्टेप था हम लोगों का वर्किंग कैपिटल चेंज को डिटरमाइन करना, और अब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एकदम फाइनल स्टेज पे क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, इससे आगे नहीं बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, परसों की क्लास वो पूरा होली एंड सोली टोटल जो होगा आपके डिस्कशन की क्लास होगी, प्लस क्वेश्चंस की क्लास होगी, प्लस आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इसकी क्लास होगी, ठीक है। अगर आप परसों की क्लास मिस करेंगे तो भाई उसका कोई हम ना आपको बैकअप दे पाएंगे। सुन लीजिए पहले मेरी बात को, ठीक है। बैकअप तो हम दे देंगे, बैकअप तो कहने का मतलब कि रिकॉर्ड तो करेंगे ही क्लास को हम, ठीक है, लेकिन आपको वो मैनुअली बैकअप दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और उस चीज को आप समझ लीजिए, क्लास में आके पढ़ना और घर से पढ़ना आपको फर्क समझ में आता है, ठीक है। कभी नेट नहीं चलता है, कभी कोई इश्यू हो जाता है, कभी कोई इश्यू हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज को देख लीजिए, हम यही कंसिडर करेंगे कि आप क्लास में आके पढ़ें, ठीक है। तो क्या टाइम रखा था हमने, 9 to 10:30 एंड फिर 11 to 12:30, मतलब 9 से 12:30, ठीक। हाँ एक मिनट रुकिए।
आप लोगों का स्कूल दिवाली के बाद खुलेगा क्या? पता नहीं है अभी। अच्छा ठीक है। और अगर खुलेगा तो आप लोग के पेरेंट्स का क्या सीन है, मतलब वो आपको स्कूल जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? अच्छा ठीक। कहाँ जाएंगे? एग्जाम में जाएंगे।